स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसी में आज ये हम सेट नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, यानी कि हम पिछले 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सेट नंबर 16 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बिहार के चंपारण में वर्ष डैश में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में किस वर्ष सत्याग्रह किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा ये सत्याग्रह किया गया था। अगर हम महात्मा गांधी के सत्याग्रहों की बात करें तो सबसे पहला जो था, एक मैंने प्रश्न के बारे में बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था कि जो सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी, उसी समय इनकी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है महात्मा गांधी से। और अगर हम इनके 1918 के सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था, जो कि गुजरात में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह ये किस पे था? जो लगान वृद्धि थी उसके ऊपर यहाँ पे था। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन, या इसको नमक कानून के खिलाफ भी बोलते हैं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी के द्वारा महत्वपूर्ण सत्याग्रह थे। 1918 में खेड़ा, 1920 में असहयोग, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून के खिलाफ भी बोलते हैं, और भारत छोड़ो 1942 में। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि जो साउथ अफ्रीका से इनकी वापसी हुई थी, ये कब हुई थी? तो 1915 में इनकी 9 जनवरी 1915 को इनकी साउथ अफ्रीका से वापसी हुई थी गांधी जी की, और 9 जनवरी को इसी को उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, बुक तो कई लिखी गई थी लेकिन ये इम्पोर्टेंट होती है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, करो या मरो, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो जो स्वतंत्र भारत की पहली जो संसद चुनाव हुए थे, ये किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1952, यानी कि अप्रैल 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद जो थी ये आपकी अस्तित्व में आई। इसके जो चुनाव हुए थे वो 1951-52 के समय इसके चुनाव हुए, और इसमें जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो पीएम की बात पता ही होगा, पीएम को कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये पीएम थे। और वहीं रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री जो थे ये आपके बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे। और शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये आपके शिक्षा मंत्री थे। वहीं अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करें, तो ये द्वारकानाथ देशमुख जी ये आपके वित्त मंत्री थे। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री जो थी ये राजकुमारी, कौन थी स्वास्थ्य मंत्री? राजकुमारी अमृत कौर, ये आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी। ये आपको पोर्टफोलियोज याद रखने, ये पूछ लिए जाते हैं 1952 के जो संसद में जो लोग ये चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, ये जो वीडियो का पीडीएफ होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकें। और आप लोग ऐप पे भी हमारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे आप उस पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को, ये डेट इम्पोर्टेंट बन जाती है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। ये की किस लिए गई थी? तो इसके मैं पहले पॉइंट्स आपको बता देता हूँ किसके लिए।
एक तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट था कि जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार हो चुके, और बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसमें भी इसमें सुधार आए, और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े लोगों में। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और जो महिलाओं का जो शिक्षा स्तर गिरता जा रहा था तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, इनमें से 3 जो चीज़ें की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये गलत हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समानता ये भी आपका गलत है। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर एक ही बचता है। तो बालिकाओं के लिंग अनुपात में गिरावट जो हो रही थी उसका जो बढ़ाने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और साथ में बालिकाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं इसी के साथ एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है, और ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो ये आपको याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित। भारत में लोगों की योजना एक आर्थिक योजना है, ये किसने कहा था? तो एम एन रॉय के द्वारा ये कहा गया था। भारत में लोगों की योजना जो है वो एक आर्थिक योजना है। अगर हम एम एन रॉय की बात करें तो एम एन रॉय ने जो था वो संविधान सभा का विचार दिया था एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, वित्तीय सेवाएं, बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंशन आदि के किफ़ायती पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 2014 में जो योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी, और ये 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ये अनाउंस किया गया था, और इस योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन था ये 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टैटिक जीके के लिए। ये हमारी स्टैटिक जीके की बेस्ट ई बुक रहने वाली है। यहाँ पे हमने 50+ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर किया है, डिफरेंस एग्जाम के एनालिसिस को करके, रेलवे, एसएससी, डिफेंस और जो आपके स्टेट्स एग्जाम और टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी को एनालिसिस करके कि क्या स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है और क्या इम्पोर्टेंट ट्रेंड रहा है। तो पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण एग्जाम्स को देखकर ही ये स्टैटिक जीके तैयार की गई है, और आपके हर किसी एग्जाम में जिसमें भी स्टैटिक जीके आता है उसके लिए ये ई बुक जो है वो रामबाण साबित होगी। इसे आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप इसे परचेज या चेकआउट भी कर सकते हैं। डेली शेड्यूल भी इसमें ऐड किया गया है, यानी कि सेल्फ स्टडी प्लान के साथ ये आपको ई बुक दी जाती है। अगला प्रश्न आता है, अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अफगानिस्तान और भारत आया था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी, जो एक फारसी विद्वान था, ये जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। वहीं अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो किताब उल हिंद जो पुस्तक थी ये अलबरूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। गजनबी के शासनकाल की बात करें तो 971 से 1030 ईस्वी तक इसने शासनकाल रहा, और भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध इसका जो मतलब चर्चा में रहा आक्रमण वो सोमनाथ का आक्रमण था, जो कि 1025 में इसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आता है, पक्षियों को अध्ययन को डैश कहते हैं? तो जो पक्षियों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑन्थ्रोलॉजी। जो होता है ये पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। भाई हेप्टोलॉजी ये जो होता है सरीसृप जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पक्षी के अध्ययन को तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और जो हर्पेटोलॉजी होता है ये किसके अध्ययन को कहते हैं? तो ये जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप, ठीक है, ये हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? तो जो मानव विज्ञान होता है, मानव विज्ञान, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो मनुष्य में जो निकट दृष्टि दोष होता है ये मायोपिया के नाम से जाना जाता है। और दूरदृष्टि जो दोष होता है ये हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हाइप्रोपिया भी इसको हम कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो ये एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया। इसको कब ख़त्म किया गया? तो 104वें संविधान संशोधन से इसको ख़त्म कर दिया गया था। 104वां जो संविधान संशोधन था 2019 में जो हुआ था, इसके साथ ये एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था इसको ख़त्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका, इनमें से कौन सा स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास प्राधिकरण। ये स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं होता है। डैश भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाला पहला बैंक था? तो भारतीयों के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाला जो बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में किलोमीटर में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो किलोमीटर में अगर हम रेलवे लाइन की लंबाई बात करें तो अगर हम शीर्ष 3 राज्य देखें तो वो कौन से आते हैं शीर्ष 3 राज्य? तो पहले नंबर पर तो आपका यूपी आता है जिसमें लमसम 9077 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे 9076 किलोमीटर के अराउंड रेलवे लाइन आती है, जिसमें सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान आता है और थर्ड नंबर पर जो आता है ये एमपी आता है। पहले पे यूपी, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे एमपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बनाता है। मध्य प्रदेश जो आता है ये तीसरे नंबर पर, राजस्थान जो है ये आपका दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र जो है ये आपका चौथे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका 1992 को अनुमोदित किया गया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बैल जो है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर देखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई एक सभ्यता थी 3300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक ये आपकी सभ्यता चली। और नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता ये बहुत फेमस थी। और यहाँ पे जो पूजा की जाती थी वो मात्रा देवी, पशुपतिनाथ और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। और अभी देख रहे होंगे आप जो फलगांव अटैक हुआ उसमें जो है भारत पाकिस्तान के बीच इंडस यानी कि सिंधु जल समझौता था उसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ में बन सकता है। इस पर हम आगे आपको करंट अफेयर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे पर। और शहरी नियोजन ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। और पूजा जो थी मात्रा देवी, पशुपतिनाथ और पीपल की यहाँ पे पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम है? तो पाचन तंत्र के चरणों का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बाह्य क्षेपण। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो पोषण प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी स्वशोषी शोषण। स्वशोषी जो पोषण होता है ये हरे पौधे और कुछ जीवाणु इसी भोजन प्रक्रिया को अपनाते हैं। उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो जो हमिंग बर्ड होता है ये आपका एकमात्र पक्षी होता है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सेंसर, कॉनिफिकर और कोड रोड, पाइथन। तो यहाँ पे जो ये मूल रूप से एक लैंग्वेज है ये आपकी पाइथन लैंग्वेज है। और आपको अभी आने वाले 102 दिनों बाद हम आपको 50 जो एनटीपीसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर में, स्पेशली जो कंप्यूटर के पूछे गए हैं वो कराने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न हुए हैं कंप्यूटर के तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट 50 कंप्यूटर के जो प्रश्न होंगे।
अगला प्रश्न आता है 1998 में भारत के डैश में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया था। तो ये आपका पोखरण में ये परमाणु परीक्षण किया गया था और इसका नाम जो था वो क्या था, तो शक्ति इसका नाम था और पहला जो हुआ था उसका नाम था क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। अगला प्रश्न आता है वाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने डैश का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मसाइल रिले को ले जाने से मना कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन थे ये, इसी वजह से इन्होंने ये मिसाइल ले जाना नहीं समझा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा था, तो किस विद्वान के द्वारा भूगोल शब्द गढ़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एरोस्थनीज के द्वारा ये विज्ञान भूगोल शब्द जो है वो गढ़ा गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा यानी कि जो पीएमजी ग्रामीण दिशा कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ क्या है, तो दिशा का अर्थ जो होता है वो डिजिटल साक्षरता अभियान जो है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में इसका अर्थ है। तो करो या मरो के नारे के प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो कूटनीति जो थी, इसी के कारण ये बंगाल विभाजन देखने को मिला 1905 में। और लॉर्ड कर्जन जो था इस समय वायसराय था। अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन बताना है। तो कथन हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, तो ये तो गलत है, कंप्यूटर हार्डवेयर से नहीं बना होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, तो ये सही लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। कंप्यूटर सभी सूचनाओं को अपने आप व्यवस्थित कर सकता है। देखिए जो प्रश्न आपको थोड़ा वैसा लगे लैंग्वेज का, तो उसके आप चारों ऑप्शंस पहले पढ़ सकते हैं, तो फिर इसको आप एलिमिनेशन से इसको चेकआउट कर सकते हैं और वही मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कंप्यूटर सभी सूचनाओं को अपने आप व्यवस्थित कर सकता है, ऐसा तो नहीं करता है। और एक कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, तो ये जब देखिए यहाँ पे दिया गया था कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड बना है जो कि राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, बिल्कुल सही बात है, जो डेटा को संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त और संसाधित भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप चारों ऑप्शंस पढ़िए और जो आपको गलत लगे पहले उनको एलिमिनेट करते जाइए, और बाकी 50-50 चांस भी अगर बनता है तो वो आप सही करके आएंगे। और अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी और ऑस्ट्रेलिया हैग न्यूयॉर्क, ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपका कहाँ पे स्थित है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीन मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो इसका राइट आंसर था जो वो था 5.5 घंटे, ये IST जो है वो GMT से आगे है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो भी NTPC रेलवे और SSC के स्टूडेंट्स हैं या कि जो स्टेट्स एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उनके लिए हमारे ऐप पे डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और टॉपिक वाइज करंट अफेयर तो फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में क्विजेस, शॉर्ट क्विजेस यानी कि जो मिनी मॉक्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, और फुल लेंथ मॉक भी हर एग्जाम की कैटेगरी के SSC GD हुआ, CGL हुआ, CHSL हुआ, रेलवे में NTPC ग्रुप D और ALP यूपी पुलिस का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस का होगा, सभी के 15 स्पेशल मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी ये ई बुक है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 49 रुपये की ई बुक है जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें भी स्टैटिक जीके आता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बाकी अगर आप लोग जॉब्स अपडेट्स या जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड्स होती है उन सभी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट
जो आंसर हम क्वेश्चन हमने पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।